नमस्कार। आज की बात के एक और अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। आज की बात का ये एपिसोड खास होने वाला है क्योंकि आज की बात के आज के अंक में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की। वो ऑपरेशन जिसका इंतज़ार हर हिंदुस्तानी को 22 अप्रैल 2025 से हर रोज़ लगातार था। बीती रात वो पल आया जब हिंदुस्तानी सेना ने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और पहलगाम का बदला ले लिया। बहुत से आतंकियों के मारे जाने की खबर है, 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की खबर है और इसके लिए भारतीय सेना का जो गौरव है, जो उनका यश है, वो एक बार फिर पूरी दुनिया ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर का असर कितना पड़ेगा, कितनी गहरी ये चोट है पाकिस्तान पर और कितना और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए, इसी पर आज हम इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर राजीव शर्मा जी, पूर्व सेवानिवृत्त सैनिक हैं और ब्रिगेडियर हैं और साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस मामलों के जानकार हैं और रक्षा से जुड़े क्षेत्र की तमाम बारीकियां, तमाम जानकारियां रखते हैं, जिसके बारे में आज हम सर आपसे चर्चा करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। शुरुआत करेंगे, बहुत ही विभत्स हरकत हुई थी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में। उसके बदले का इंतज़ार था हर हिंदुस्तानी को और आज वो पल आ भी गया है। शुरुआत इससे करेंगे कि ये जो भारत की कार्रवाई पाकिस्तान पर आज देखने को मिली है, कितनी बड़ी चोट ये पाकिस्तान पर है और ऐसा क्यों होता है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है और बदले में जब भारत कार्रवाई करता है तो हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान खुद को प्रताड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है वैश्विक स्तर पर, दुनिया के सामने। ऐसा लगता है कि भारत ने जो अटैक किया है, जो रिटेलिएट किया है पहलगाम के हमले का, उसमें पाकिस्तान ये दिखा रहा है कि वो सही है, वो दर्द में है, वो प्रताड़ित है, जबकि दुनिया जानती है कि आतंक को पनाह देने में पाकिस्तान से बड़ा देश दुनिया में और कोई है नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की। क्या वजह है कि हर बार ये पैंतरा पाकिस्तान की तरफ से खेला जाता है? पहले तो मैं दूरदर्शन हिमाचल का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने अहम मुद्दे पे मुझे यहाँ बुलाया और ऑप सिंदूर के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। दूसरा, आपने देखा होगा पाकिस्तान जब से देश बना है 1947-48 से ये टेररिज्म को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। 47-48 में उन्होंने, अगर आपने देखा हो तो वहाँ के जो कबाली थे उनको इस्तेमाल किया था और उसकी वजह से उन्होंने आधा तकरीबन जो कश्मीर है एज ए POK अभी भी अपने पास रखा हुआ है। उसको उन्होंने जब सेकेंड टाइम जब रशियंस आए अफगानिस्तान में 79 से 89 तक USA के साथ मिलकर इसी टेररिज्म को, इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए अपना फ़ायदा उठाया। जब रशियंस हार गए 1989 में तो इसी पॉलिसी को उन्होंने सोचा कि कश्मीर का बैलेंस का पार्ट जो हमारे हिस्से में है, अभी हमारे पास है, जो आज़ाद है, जो हमारे पास है, उसको लेने के लिए उन्होंने इस पॉलिसी को इसमें इस्तेमाल किया। तो ये एज ए पॉलिसी वो इसको इस्तेमाल कर रहा है। ये वो नहीं है कि वो अपने आप पनप रहा है वहाँ। तो अगर कोई स्टेट, कोई कंट्री इसको एज ए पॉलिसी इस्तेमाल करेगा तो वो मानेगा नहीं कि मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो ये जो एयर स्ट्राइक हुई है बीती रात, क्या लगता है कि ये काफ़ी है? जिस तरह से भारतीय सेना की तरफ से तीनों सेनाओं ने एक संयुक्त अभियान चलाया, 9 ठिकानों पर जो एयर स्ट्राइक है वो किया है, बहुत से आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है, दावा किया जा रहा है। क्या इस तरह की स्ट्राइक काफ़ी है पाकिस्तान जैसे देश को सबक सिखाने के लिए और आतंकियों को पनाह देने की जो उसकी फितरत है उसको कहीं ना कहीं स्ट्राइक आउट करने के लिए? देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि हमारा देश बहुत समय से हर प्रकार के तरीके इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को सही तरीके से एक नेबरिंग कंट्री की तरह डील करने के लिए। बट आपने नोटिस किया होगा क्योंकि उन्होंने ये टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बनाया है और इसकी सक्सेस उन्होंने उधर रशिया के विरुद्ध देखी है। उसके बाद अफगानिस्तान में जब USA आया तो भी उन्होंने इसको, इसी पॉलिसी को इस्तेमाल किया, अपने दोगलेपन को उन्होंने इस्तेमाल किया, ओसामा बिन लादेन को अंदर रखा, जो दिखाया कि हम अफगानिस्तान में USA को मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद नहीं की उनकी, बल्कि उसको डाइवर्ट करके कश्मीर में इस्तेमाल किया। तो जब वो इस पॉलिसी को इस तरीके से इस्तेमाल करता है तो वो किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमने जो अभी हरकत की है, जो इस बार हुआ है, पूरा देश इस चीज़ को, जो भी 22 अप्रैल को जैसे आपने मेंशन किया जो हुआ है, पूरे देश में कोई भी ऐसे नहीं होंगे जो इस चीज़ की भर्त्सना नहीं करता होगा, जो कहेगा कि ये सबसे गलत कार्रवाई हुई है।
तो जब ऐसा मौका होता है तो जो भी लेवल हमने अभी तक किया है, जो भी अलग अलग हरकत और तरीके हमने एज ए देश इस्तेमाल किए हैं, हमें उसको चेंज करना पड़ता है। उसी में आपने नोटिस किया होगा कुछ होते हैं जो काइनेटिक तरीके होते हैं, जिसमें अभी जो कल रात आज सुबह हुआ है, इससे पहले भी हमारे देश ने इसी 22 के बाद कुछ ऐसी हरकतें की हैं, कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल किए हैं जिनमें आपने नोटिस किया होगा पाकिस्तान ऑलरेडी तिलमिलाया हुआ है, जिसमें कि उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीका, बिजनेस का तरीका, सिंधु वाटर ट्रीटी का तरीका और भी इस तरीके के तरीके किए हैं। और इसी को जब वो कहते हैं कि जब कोई सीधे तरीके से घी नहीं निकाल सकता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो अब इतने सालों से इतनी सरकारों ने जब उनके साथ अमन की आशा और हर तरीके के प्रोग्राम और तरीके किए हैं, तो अब एक ऐसी स्टेज आई है कि ये तरीका भी अब नया इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सपोर्ट इंडिया को मिल रहा है, जो कि हर बार मिलता है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी हरकत पाकिस्तान की तरफ से होती है तो इंडिया अब रिटेलिएट करता है। पिछले कुछ दशकों से, पिछले कुछ सालों से जिस तरह की स्ट्रैटेजी भारत ने अपनाई है डिफेंस के नज़रिए से, रक्षा की दृष्टि से, तो इंटरनेशनल लेवल पर चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, या फिर इजराइल हो, या फिर दूसरी कंट्रीज़ हों, खुला समर्थन मिलता है भारत को। भारत को इस खुले समर्थन के बावजूद क्या पाकिस्तान पर इसका दबाव नज़र आता है? और अगर आता है तो फिर इसका असर क्यों दिखता नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर? क्योंकि बात वही आ जाती है कि इंटरनेशनल सपोर्ट, पूरी दुनिया जब कह रही है कि भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लेने के जो तरीके अपना रहा है बिल्कुल सही है, उस सपोर्ट के बावजूद पाकिस्तान खुद को दिखाता है कि नहीं नहीं, ये तो उल्टा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करते हैं, हम ही बेचारे हैं, हम ही प्रताड़ित हैं। तो क्या इस बेचारगी के जरिए खुद को छिपाने की कोशिश हो रही है, खुद की करतूतों को छिपाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल सही कहा। और अगर हो रही है तो क्या दुनिया को ये नज़र नहीं आता? देखिए, दुनिया को तो सब नज़र आता है। अगर आप नोटिस करेंगे, जो पाकिस्तान ने, जो मैंने आपको बताया 47 से ये पॉलिसी चलाई है, अब उनको ये वापस हिट कर रही है। काफ़ी समय से आप देख रहे हैं उनका पूरा जो वेस्टर्न पश्चिमी बॉर्डर है, पूरा ऊपर से ले लीजिए, उनका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके बाद जो खैबर पख्तूनवा वाला एरिया है, बलूचिस्तान का एरिया है, कोई भी वेस्टर्न एरिया पूरा का पूरा जो है, अफगानिस्तान बॉर्डर, ईरान बॉर्डर, सारे बॉर्डर उनके इस तरीके से टर्मोइल में है अभी कि वो पाकिस्तान खुद उसको संभाल नहीं पा रहा है। उनका, आपने अगर नोटिस किया, उनके पिछले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी जेल में हैं। उनका आपस में पॉलिटिकल और मिलिट्री डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं, उनकी कौम के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं कि वो उसको संभालने के लिए कोई भी पैंतरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एज ए पॉलिसी उन्होंने सारी दुनिया में, अपने देश में हर तरीके से नेशनलिस्टिक स्पिरिट बनाने के लिए एक पॉलिसी बना रखी है कि जब कोई चीज़ अंदर ना संभले तो इंडिया में कोई ऐसा एक्शन करो कि उसका जब कोई जवाब हो तो उनका नेशनलिस्टिक स्पिरिट बढ़ जाए और वो उसको इस्तेमाल करें अपने फ़ायदों के लिए। डिप्लोमेसी की आपने बात करी, डिप्लोमेटिक स्टेप्स इंडिया ने उठाए हैं। सिंधु वाटर ट्रीटी इसमें एक सबसे बड़ा फैसला था जो सदियों से नहीं लिया गया था, और ये एक ऐसा फैसला था जिसको लेकर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत के भी कुछ धड़े ऐसे हैं, चाहे राजनीतिक धड़ों की बात करें या फिर दूसरे विचारधारा की बात करें, कि ये फैसला तो कभी लिया नहीं जा सकता, ये फैसला तो भारत कभी नहीं लेगा, क्योंकि ये खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। लेकिन भारत की सरकार ने ये करके दिखाया, डिप्लोमेटिक फैसला लेके दिखाया, ट्रीटी को रद्द कर दिया। तो इस फैसले का दूरगामी परिणाम, जो अफेक्ट है, वो पाकिस्तान पर कितना घातक हो सकता है, क्या उसके नतीजे हो सकते हैं, और क्या ये डिप्लोमेटिक स्टेप आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इतना ज़्यादा रिटार्टेड कर देगा, इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाएगा कि उसे कम से कम ये समझ आए कि अब ये भारत जो है वो पहले वाला भारत नहीं है, अब अगर ऐसा कुछ होता है तो एक्शन लिए जाते हैं। बिल्कुल सही। 1960 से लेके आज तक हिंदुस्तान ने हर तरीके से पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की। जो भी मैंने आपको तरीके बताए, हर तरीकों में ये भी एक बहुत बड़ा तरीका था। हाँ। जिसमें उनको हमने, क्योंकि वो लोअर कंट्री है पानी के फ्लो के हिसाब से, तो जो उनका बनता है उससे ज़्यादा भारत हर समय उन्हें देता रहा है। लेकिन जब इतने 75 सालों से ज़्यादा अगर वो टेररिज्म को एज ए स्टेट पॉलिसी करे और इस तरीके के 22 अप्रैल टाइप के अगर हरकत करें, तो उसके विरुद्ध अगर कोई एक्शन करेंगे, सिंधु घाटी का जो अभी हमने जो डिसीजन लिया है उसके पहले तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट पड़ेंगे और बाद में लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेंगे। इस चीज़ के 100% पड़ेंगे। ये सिर्फ पानी का नहीं है, पानी की जानकारी और उस टाइप के कई ऐसे उसके अंदर हिस्से हैं इस ट्रीटी के अंदर जो इसमें अमल में आते हैं। तो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा।
अभी के दिनों में देखें तो आज भी बल्कि जब चिनाब नदी की बात आती है तो जो ब्लॉकेज है पानी का वो एक लिमिटेड लेवल तक भारत करता है और फिर उसे, क्योंकि कम्युनिकेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच पूरी तरह से बंद है, ट्रेड पूरी तरह से बंद है, तो एक तरह से हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है? देखिए, भारत एज ए पॉलिसी कभी भी ऐसी ऐसी चीज़ नहीं करेगा अपने पड़ोसी देश के साथ। हाँ। बट अगर वो अपने खबर नहीं देगा उनको कि कब ज़्यादा बारिश किस एरिया में होती है और उसका पानी कितना छोड़ा जा रहा है, तो उसका असर तो ज़रूर पड़ेगा। जहाँ पानी की जब ज़रूरत होगी वो पानी उतना नहीं पहुँचेगा या ज़रूरत से ज़्यादा पहुँचेगा, जैसे आज झेलम में पानी ज़्यादा चला गया है। तो इस तरीके की जब होगी बिना खबर के पानी की मूवमेंट, तो उससे पहले छोटा असर पड़ेगा, बाद में लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा जो खेती बाड़ी और जो भी अनाज लगता है उसके ऊपर। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया इस बात को कि ये फैसले लिए जा सकते हैं, इस तरह के स्टेप्स इंडिया उठा सकता है? क्योंकि बार बार इससे पहले भी जब हमले हुए, आतंकवादी घटनाएं हुई, उन घटनाओं के बाद भी कूटनीतिक फैसले के तौर पे, कूटनीतिक कदम के तौर पर ये कयास लगाए जाते रहे, ये संभावनाएं जताई जाती रही कि सिंधु वाटर ट्रीटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें हो सकता है, लेकिन हर बार भारत ने इससे बचने की कोशिश की है। ये पहला ऐसा मौका है जब इंडिया ने साफ तौर पर कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को अब बिल्कुल भी पावर में रखा नहीं जाएगा और पाकिस्तान को इसी कूटनीतिक तरीके से अब साधने की, निशाना बनाने की कोशिश होगी। पाकिस्तान को ये भरोसा क्यों था कि भारत ऐसा कभी नहीं कर सकता, भारत ऐसा कुछ नहीं कर सकता? क्या वजह है, कहाँ से वो सपोर्ट आ रहा है? देखिए, कोई भी ट्रीटी जब बनती है हाँ। तो उसका कोई टाइम पीरियड होता है। हाँ। उसको रिव्यू किया जाता है एज ए ट्रीटी, एज ए पॉलिसी, उसको रिव्यू करके उसमें जो भी चेंज करना होता है वो करना होता है। लेकिन हमारे केस में जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है और हम उनके साथ अच्छा व्यवहार और अच्छा बर्ताव करना चाहते थे, तो हमने इसको कभी सोचा नहीं, चाहे युद्ध हुए हों, चाहे कोई भी परिस्थिति आई हो, हमने ये नहीं सोचा कि उनको इस तरीके से भी हम उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन अब जब ये पानी सिर से ऊपर, नाक से ऊपर चला गया है, तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा सकता है। उन्होंने पहले जरूर सोचा होगा कि ये नहीं होगा। जो अभी हमारी सरकारें अब आई हुई हैं, ये इस तरीके से सोचती हैं कि अगर हर तरीका इस्तेमाल करने के बाद वो नहीं मान रहे हैं और इस तरीके के 22 अप्रैल टाइप के घोर गलत कार्रवाई करेंगे, तो इस टाइप की हरकत के ऊपर नए तरीके निकालने पड़ेंगे, जिसमें ये एक सही तरीका है। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास में अगर जाएं, मतलब बहुत पीछे की भी हम बात नहीं करेंगे। 2016 में उरी हुआ, 2019 में पुलवामा हुआ। उरी के बाद भी और पुलवामा के बाद भी भारत की तरफ से रिटेलिएशन हुआ, भारत की तरफ से जवाब दिया गया, कार्रवाई हुई। उस वक्त भी आतंकी कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया था, इस बार भी 16 में भी, 19 में भी और इस बार भी। इसके पीछे की आप वजह क्या मानते हैं कि जब भी इंडिया की तरफ से कोई स्ट्राइक होती है तो आतंकी कैंप्स पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में एक बार धीरे धीरे फिर से वहाँ पर इस तरह के ट्रेनिंग कैंप एस्टैब्लिश होने लगते हैं, आतंकी तैयार होने लगते हैं और फिर कुछ ही सालों में फिर से किसी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को पाकिस्तान करता है, दुनिया जानती है, लेकिन क्या अपने स्तर पर करता है या बाहर से समर्थन मिलता है? क्योंकि चाइना की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर चाइना ने खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। तो आपको लगता है कि टेररिस्ट कैंप्स जो वहां पर पनपते हैं उसके लिए जो स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सरशिप है, वो कहीं ना कहीं चाइना जैसे पड़ोसी मुल्कों से भी एक तरह का सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल सही। आपने अगर हिस्ट्री में जाएं, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बने थे, तो आपने नोटिस किया होगा जब वो बने थे तो इंग्लैंड ने जब ये बनाया था, तो कोई हिडन डिज़ाइन से बनाया था। हिंदुस्तान के दोनों तरफ पाकिस्तान बनाया गया, ईस्ट एंड वेस्ट में, और उनको बहुत सपोर्ट दी गई, यूएसए की तरफ से भी सपोर्ट दी गई। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले अगर हिस्ट्री में जाएं तो यूनाइटेड किंगडम की 13 कॉलोनीज थी, उनमें यूएसए भी उनकी कॉलोनी थी। 178 साल यूएसए इंग्लैंड की कॉलोनी रही है। 6 साल लड़ाई लड़ने के बाद इंडिपेंडेंस, फ्रीडम की, वो आज़ाद हुई है। तो इंग्लैंड ने जब ये भारत को आज़ाद किया और ये दो देश, मतलब एक देश दो ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान बनाया, तो कोई डिज़ाइन, कोई एम, कोई बड़े मुद्दे से बनाया उन्होंने। तो जब ये मुद्दा उनके पीछे था तो उनकी सपोर्ट लगातार उनको मिलती है, किसी भी फॉर्म में, मिलिट्री सपोर्ट में, फाइनेंशियल सपोर्ट में, या वेरियस जो बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं इंटरनेशनल, उनके तौर पे
या इस्लामिक कंट्रीज के थ्रू, ये सपोर्ट उनको लगातार मिलती है। और ये सपोर्ट एक तरीके से प्रेशर होता है उनके ऊपर कि वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करें जिससे हिंदुस्तान में डिस्टेबलाइजेशन या कोई ना कोई टाइप का डिवाइड किया जाए। इस बार का जो अटैक है, अगर आप नोटिस करेंगे, इस अटैक में उन्होंने जानबूझ के इस तरीके से अटैक किया कि उन लोगों को स्पेसिफिकली 26 लोगों को मारा, धर्म पूछ के मारा, ताकि इससे पूरे देश में, और पूरे देश के लोग थे वो, ताकि पूरे देश में दंगा हो जाए और कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो जाए। तो ये एक छोटा डिजाइन नहीं है, ये बहुत बड़ा एम है। मतलब जो बाहर से जो सपोर्ट मिल रहा है वो इसी एक्सट्रीमिस्ट जो माइंडसेट है उसकी वजह से मिल रहा है, या फिर पाकिस्तान से उनके कुछ अपने इंटरेस्ट हैं खासकर अगेंस्ट इंडिया? अगर इन कंट्रीज की बात अपना इंटरेस्ट तो उनका है ही, ये बना ही इस पॉलिसी में है कि हम साथ नहीं रह सकते। और जो उन्होंने अपने मुद्दे बनाए हुए हैं, उन मुद्दों में कश्मीर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था उनका, जो उनको हासिल नहीं कर पाए हैं। तो थोड़े दिन पहले जो उनके चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी ने बोला है थोड़े दिन पहले कि कश्मीर का मुद्दा हमारा मेन मुद्दा है और इस मुद्दे में हम चाहे जो मर्जी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं और हम इसमें लगे रहेंगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने ये कर दिया है। तो इसका मतलब है कि ये वो मुद्दा है जिसमें वो इस तरीके की कार्रवाई करते रहेंगे आगे। मतलब वहाँ की पॉलिटिक्स और वहाँ की आर्मी दोनों आपस में इस मैटर को लेकर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों के तरीके अलग हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो जाहिर तौर पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है मेनली कश्मीर, जम्मू कश्मीर के इलाकों को टारगेट किया जाता है। चाहे हम पिछले जो आतंकी हमले हैं उन पर अगर स्पेशली गौर करें, कश्मीर में जो आम लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, क्योंकि दावा तो दोनों देशों का है, पाकिस्तान कहता है ये हमारा है, इंडिया का तो खैर वो इंटीग्रल पार्ट है ही, तो दोनों देशों के इन दावों के बावजूद भी एक आम कश्मीरी कितना सुरक्षित महसूस करेगा? क्योंकि पिछला जो हमला हुआ, खासकर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें, जानबूझ के टूरिस्ट को निशाना बनाने की एक बड़ी वजह ये भी मानी जाती है कि पिछले कुछ सालों में जो इकोनॉमिक ग्रोथ टूरिज्म की वजह से कश्मीर घाटी की बढ़ी है, जम्मू कश्मीर की ओवरऑल बढ़ी है, उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। और उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए टूरिस्ट को चुन चुन कर निशाना बनाया गया ताकि पूरे देश में ये मैसेज आए कि कश्मीर एक बार फिर अनसेफ है, जो कि रियलिटी नहीं थी जाहिर तौर पर। तो क्या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने के लिए एक रणनीति के तौर पर इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जाता है, या फिर इसके पीछे वही इस्लामिक सोच या कट्टरपंथी सोच को आप वजह मानते हैं? देखिए, जो भी देश एज ए पॉलिसी टेररिज्म रखता है और कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना चाहता है, जबकि उनके पास तकरीबन आधा कश्मीर ऑलरेडी है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत का जो कश्मीर है वो किसी भी तरीके से सफल हो, उसमें प्रोग्रेस आए। तो अगर आपने नोटिस किया हो, कुछ साल से भारत सरकार द्वारा लिए गए कदम इस प्रकार हैं जिससे काफ़ी हद तक बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। टूरिज्म एक चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, लोगों में मेल मिलाप बहुत अच्छे से बढ़ा, और कुछ ऐसी सरकारी योजनाएं लागू की गई जिससे लोगों को बहुत फायदा हुआ। अभी पिछले साल 2 करोड़ से ज़्यादा लोग एज ए टूरिस्ट आए, बिजनेस बढ़ने लगा था। ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं है एज ए पॉलिसी। जब वो टेररिज्म को फॉलो करते हैं और इसको अपने साथ मिलाना चाहते हैं तो वो ये नहीं चाहेंगे कि ये हो, तो इसको बढ़ता देख के उन्होंने ये एज ए टेररिज्म, एज ए पॉलिसी को इस्तेमाल किया और ये एक नया एंगल लेके आए कि चुन के धर्म वाले लोगों को मारा, ताकि इससे जो लोग, कश्मीरी लोग, अगर आपने इस बार नोटिस किया हो, नई चीज थी ये, सारे कश्मीरी लोगों ने कैंडल मार्च किया, उन्होंने इन सपोर्ट ऑफ टूरिस्ट किया। कुछ लोग तो होते हैं जो पेरोल पे होते हैं, जो इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं गलत कार्रवाई, बट ज्यादातर कश्मीरियों ने, पॉलिटिशियंस ने, हिंदुस्तान भर में सभी ने इसकी भर्त्सना की और इन सपोर्ट ऑफ जो लोग थे उनके लिए किया है। तो एज ए कश्मीरी आपने नोटिस किया होगा, इस बार काफी परिवर्तन देखा गया है, जो कि भारत के लिए अच्छा है। अब लॉन्ग टर्म में आगे क्या होगा ये तो पाकिस्तान की रिएक्शन के ऊपर होगा। रिएक्ट वो जरूर करेंगे, लेकिन क्या रिएक्ट करेंगे और उसके ऊपर हमारा क्या एक्शन होगा वो उससे बड़ा ही होगा। लेकिन सवाल वही है कि जो ये अभी जो तनाव है दोनों देशों के बीच और कश्मीर और कश्मीरी को जिस तरह से निशाना बनाया गया है,
आपको लगता है कि असर पड़ेगा इस चीज़ का? क्योंकि कोशिश तो उनकी यही थी कि इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज किया जाए, लेकिन क्या आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में कश्मीर पे इस तरह की घटनाओं का उतना असर पड़ेगा, या फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ कश्मीर देख रहा है पिछले कुछ सालों से वो कंटिन्यू रहेगी? भारत सरकार जिस तरह से उसमें एक्शन ले रही है, सपोर्ट कर रही है, डिफरेंट स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चला रही है, उसको देखते हुए क्या इस तरह की घटनाओं से कश्मीर की इकोनॉमिकल जो स्टेबिलिटी है वो अफेक्टेड रहेगी, या आपको लगता है कि देखिए, बेटरमेंट की तरफ जाएगा? शॉर्ट टर्म में तो इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। हाँ। आपने नोटिस किया होगा टूरिज्म कम हो जाएगा। हाँ। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्योंकि सरकार वचनबद्ध है, वो चाहती है कि पूरा का पूरा कश्मीर, चाहे किसी भी देश के पास हो, अभी सारा एक साथ आए और प्रोग्रेस करे जैसे बाकी हमारे स्टेट प्रोग्रेस कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है आने वाले समय में जो हमारी नेशनलिस्टिक पॉलिसी है, इसमें हम ये जरूर देखेंगे कि प्रोग्रेस होगी, धीरे लेकिन होगी जरूर। रक्षा मामलों के तौर पर भारत को आप कितना सशक्त मानते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक तौर पर तो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ भारत बढ़ रहा है। आने वाले सालों में विकसित भारत का हम सपना लेकर चल रहे हैं, लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, और उसे पूरा करने के लिए भी डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं इकोनॉमी के, उसमें बड़े स्तर पर काम हो रहा है। रक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो भारत आज कहाँ स्टैंड कर रहा है, कितनी मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, और अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं, जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं पिछले कई दिनों से इस तनाव को देखते हुए, तो पहले तो क्या युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं? क्या आपको लगता है कि दोनों कंट्री के बीच तनाव उस लेवल तक जा सकता है? और अगर जा सकता है तो इंडिया को आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ देखते हैं, कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए, रक्षा के तरीके से अगर आप देखें तो आप नोटिस करेंगे कि भारत की कंटिन्यूअस प्रोग्रेस चल रही है। इकोनॉमिक और रक्षा के लाइन में, दोनों में एक कंटिन्यूअस निरंतर प्रोग्रेस हो रही है। जहाँ तक पाकिस्तान अब इस मुद्दे पे आगे क्या रिएक्शन करेगा, इसके ऊपर हम देखेंगे कि आगे युद्ध की क्या कंडीशन बनती है। इसमें हिंदुस्तान बहुत तरीके से तैयार है। अगर आपने नोटिस किया हो, आज 13वीं है, 22 अप्रैल के बाद आज 13वीं है। तो ये प्लान्ड तरीके से जवाब दिया गया है, जल्दबाजी में जवाब नहीं दिया गया है। और इस जवाब के बाद अगर कोई हरकत होगी तो उसका जवाब भी प्लान तरीके से ही दिया जाएगा। और जो अगर देखिए, पाकिस्तान को जिस तरीके से हमने देखा है और जो उनके ऊपर दबाव है अलग अलग देशों का और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का, कुछ ना कुछ तो वो जरूर करेंगे। लेकिन उनको भी पता होगा कि अगर वो करेंगे और तो जवाब उनको उससे बड़ा मिलेगा आगे। तो अगर हम देखें तो हमारी प्रोग्रेस इस तरीके से हो रही है कि हम हर तरीके के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपनी तरफ से तैयार हो रहे हैं। तो इकोनॉमिकली तो पाकिस्तान टूट ही रहा है ना। पिछले कई, अगर हम थोड़े दिन पहले बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे आटे का जिक्र करें, खाने के कई बार वहाँ पर इस तरह की स्थिति बनती है कि खाने को रोटी नहीं मिलती लोगों को। पाकिस्तानी रुपया टूट रहा है, इकोनॉमी टूट रही है। जब अंदरूनी हालात देश के इतने ख़राब होते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये एक ज़बरदस्ती का वॉर अपने ऊपर लेना, ज़बरदस्ती का एक और सिचुएशन को ख़राब करने के लिए खुद की तरफ से पहल करना, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक उस कश्मीर के मुद्दे पर अटके हुए हैं जिसका आपको पता है कि अंजाम कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा से पार्ट, कश्मीर क्या उल्टा पूरा पाकिस्तान की अगर बात करें, लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि आप कश्मीर की बात करते हैं तो आपको पता है कि वो भारत का अंग था, है और रहेगा। उसके बावजूद आप अपनी इकोनॉमी को स्टेक पे रख रहे हैं सिर्फ इस एक मुद्दे को लेकर। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहा है? चाहे वहाँ के सियासतदानों की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें, चाहे इन दोनों की बात करें, क्योंकि दोनों मिलकर भी एक तरह से जुदा जुदा ही हैं, फैसले तो दोनों के अलग अलग रहते हैं। पाकिस्तान के इतिहास की बात करें, परवेज़ मुशर्रफ के टाइम की बात करें। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप नोटिस करें, मैंने जैसे कहा, प्राइम मिनिस्टर जेल में हैं, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, पीओके में वो अभी आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं, रोज रिपोर्ट आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से रोज लगातार अटैक हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ उनके साथ रिलेशन बहुत ख़राब हैं। इसी प्रकार ईरान के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं हैं। आपस में उनके पॉलिटिकल इतने डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल वर्सेस मिलिट्री इतने डिफरेंसेस हैं। तो उससे अगर डाइवर्ट करना है अटेंशन को, तो क्या तरीका है? पूरा देश, पानी का प्रॉब्लम और आ गई उनके ऊपर, खाने की प्रॉब्लम पहले ही है, पैसे है नहीं, पैसे है नहीं, लोन मिल नहीं रहा है,
तो अब डाइवर्ट करने का तरीका उन्होंने ये ऑप्शन चुनी, लेकिन ये ऑप्शन भी अभी आगे उनको नुकसान ही देगी, लॉन्ग टर्म नुकसान देगी आगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो नुकसान तो दोनों देशों का होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आतंकवाद की चोट को लगातार कोई देश झेल रहा है तो वो सिर्फ इसलिए उस दिशा में ना बढ़े कि भाई युद्ध खराब होता है। अगर वही आपका मैं कोट कर रहा हूँ कि नाक से ऊपर पानी चला जाए तो इस तरह के स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। और अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत कहाँ स्टैंड करता है ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, जाहिर तौर पर पाकिस्तान भी जानता ही है। ब्रिगेडियर राजीव शर्मा, आप इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम जो बारीक पहलू हैं इस घटना के वो हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीते रोज़ जो स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान में, मिसाइल स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई है, उसका असर काफ़ी गहरा है, चोट काफ़ी गहरी है और उस चोट के जो ज़ख्म है वो इतनी जल्दी भरने वाले नहीं है, क्योंकि जिस तरह से डिप्लोमेटिक चोट पहले भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की गई, उसके बाद अब मिसाइल अटैक किया गया, एयर स्ट्राइक की गई, तो ये चोट के जो ज़ख्म है वो भरने वाले तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा उस पर यह निर्भर करता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि भारत तो पहले भी ये स्पष्ट कर चुका है कि भारत कभी भी हिंसा के पक्ष में ना था, ना है, ना रहा है, लेकिन उसमें टर्म एंड कंडीशन ये है कि वो सामने वाले से भी चाहता है कि अहिंसा का पालन हो। अगर आतंकवाद को आप पनाह देंगे, अगर आतंकवाद को आप पालेंगे पोसेंगे, तो उसका जवाब कट्टर तरीके से दिया जाएगा, मजबूत तरीके से दिया जाएगा। और वही जवाब भारतीय सेना ने, तीनों भारतीय सेनाओं ने मिलकर बीती रात पाकिस्तान को दिया है। उम्मीद है कि इसका असर जाहिर तौर पर दुनिया देखेगी, पाकिस्तान देखेगा और भारत को तो कम से कम पहलगाम का बदला मिल ही गया है। आज के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।